Brought to you by American Pistachios. एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और 3 दिन में 24 गुणा 3 72। अब सोचिए बीते 72 घंटों में देश दुनिया में क्या कुछ बड़ा हुआ। दिवाली गई, भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीफाइनल हुआ, एक दूसरे के सगे दुश्मन बने चीन और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच मुलाकात भी होने लगी। लेकिन क्या आपको याद है कि पिछले 72 घंटों से भी पहले उत्तराखंड में एक ऑपरेशन शुरू हुआ था एक हादसे के बाद। सुरंग में फंसी 40 जिंदगियों को बचाने का ऑपरेशन है ये, जो अभी भी ख़त्म नहीं हो पाया है। आज हम बताएंगे ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और इसे पूरा करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। और बात होगी देश में अंगदान को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट की, जिसमें बताया गया कि महिलाएं अंगदान के मामले में पुरुषों से कितनी ज़्यादा आगे हैं। सबसे पहले लेकिन हम चलेंगे उत्तरकाशी। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो की लोकेशन उत्तरकाशी का वो हिस्सा है जहां 12 नवंबर की सुबह अंडर कंस्ट्रक्शन सुरंग का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। इस सुरंग ब्रह्मखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रही थी। क्यों? उत्तरकाशी के सिलक्यारा और डंडाल गांव को जोड़ने के लिए। हादसे की वजह से इस टनल में काम कर रहे 40 मजदूर अंदर फंस गए। आज कैलेंडर पर 15 नवंबर की तारीख आते ही रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे दिन में प्रवेश कर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी का नतीजा इस वीडियो के तौर पर हमारे सामने है। हमारे आदमी निकालो के नारे लगाकर पुलिस और रेस्क्यू टीम से भिड़ते ये लोग उन मजदूरों के साथी हैं जो 12 नवंबर से अब तक सुरंग में ज़िंदगी और मौत के संघर्ष में फंसे हैं। अब बात इस सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए चलाई जा रही मुहिम के ताज़ा अपडेट्स की। इस वक्त आपको स्क्रीन पर भारतीय वायुसेना का C-130J हर्क्यूलिस विमान दिख रहा है। आज ये मालवाहक विमान ड्रिलिंग की हैवी मशीन लेकर उत्तराखंड के चिन्याली सौड़ हेलीपैड पर उतरा। कौन सी मशीन? ऑगर ड्रिलिंग मशीन। बताया जा रहा है कि इस मशीन से बचाव और राहत काम में तेज़ी आएगी और सभी श्रमिकों को सुरक्षित बचाया जा सकेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑगर मशीन 4.42 मीटर लंबी और 2.22 मीटर चौड़ी है। इसका वजन है 25 टन। बताया जा रहा है कि पाइप पुशिंग वाली इस मशीन के जरिए मलबे को भेद कर स्टील पाइप दूसरी तरफ पहुंचाए जाएंगे, जिसकी मदद से सुरंग के अंदर फंसे मजदूर बाहर आ जाएंगे। ये संभव कैसे होगा, इस बात को समझने के लिए इंडिया टुडे टीवी के नेशनल ब्यूरो के एडिटर आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। ये पाइप जर से मशीनें वहां मलबा निकालेंगी, इनको धीरे धीरे अंदर पेनिट्रेट किया जाएगा, यानी अंदर पहुंचेंगी। और जब ये मजदूरों तक पहुंच जाएगी तब इसके भीतर यानी ये 800 मिलीमीटर की जो पाइप होंगी, ये इकलौता जरिया होंगी उन तमाम लोगों को अंदर बाहर निकालने के लिए, क्योंकि पूरा मलबा हटा करके उन्हें बाहर सामान्य स्थिति में लाना वो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब ये पाइप पहुंच जाएंगी, इनका ये थिकनेस जो है, मोटाई काफी ज्यादा है, मजबूत भी होंगी, मलबे को हटाने में आसानी होगी जब मशीन ऑगर मशीन इस्तेमाल की जाएगी। और फिर इसी के भीतर से उन मजदूरों को एक एक करके, क्योंकि जिनको चलना है मलबे की जो लंबाई है वो सिर्फ 50 मीटर है। कहने के लिए एक बार को जरूर लगता है कि ये बेहद संकरा है, क्लास्ट्रोफोबिक हो सकता है, लेकिन इसके भीतर लगभग 50 मीटर उनको चलना होगा, जो कि थोड़ी हिम्मत करने से जरूर होगा। एक्सपर्ट टीम उन तक जाएगी और फिर वो अपने साथ एक एक करके उन लोगों को इससे बाहर निकालेंगे। अब ये जो पाइपें हैं, ये जो 800 मिलीमीटर लंबी चौड़ी पाइपें रखी गई हैं, वो इन्हीं तैयारियों के लिए है कि जैसे ऑगर मशीन अपना काम करती है, इन्हें तुरंत भीतर भेजा जाएगा और इससे उन तमाम मजदूरों को महज कुछ मिनटों में ही निकाला जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इन्हें उस पार तक मलबे को चीरते हुए पहुंचाना। ग्राउंड जीरो पर मौजूद आशुतोष मिश्रा कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चुनौती इन स्टील पाइप्स को मलबे के उस पार पहुंचाना है, क्योंकि सुरंग के मुहाने से लगभग 200 मीटर अंदर की तरफ 40 मजदूर फंसे हुए हैं और उनके ठीक आगे 50 मीटर से भी ज़्यादा मलबा फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि टनल का यह हिस्सा बेहद कमज़ोर है। जैसे ही मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाते हैं, वहाँ फिर से मलबा इकट्ठा हो जाता है। ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब है उत्तराखंड की ऐसा हो क्यों रहा है इसका जवाब है उत्तराखंड के पहाड़ों की प्रकृति। NHIDCL यानी राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के डायरेक्टर अंशु मनीष खाल को इस बारे में क्या बता रहे हैं, अब आप सुनिए। देखिए, ये जो आपदा है, जो आप लोग चिंतित है, पिछले 3 दिन से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं किस तरह से किस
तरीके से उनको बाहर निकाला जाए। एक के बाद एक कोशिश की जा रही है, लेकिन जो आपको मैंने पहले भी ब्रीफ किया था कि जो नेचर ऑफ यहाँ का रॉक है बड़ा फ्रेजाइल है। हम जितनी कोशिश करते हैं उतना बाहर आता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अटल ढंग से उसके पीछे हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह की टेक्निक यूज़ की जाए। अभी जो लेटेस्ट मशीन हमने मंगाई है उसे दिल्ली से एयरलिफ्ट किया जा चुका है। ये मलबा जो था पहले दिन जो था करीब 21 मीटर हम लोग अंदर गए थे, लेकिन क्या होता है जितना हम अंदर जाते हैं उसको छेड़ते हैं, बहुत फ्रेजाइल है, वो वापस उतना ही आ जाता है। तो मलबा कितना निकला अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं, हमको ब्रेक थ्रू करना है थ्रू MS स्टील पाइप, तो हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। तो अभी 2 से 3 मीटर हम अंदर जा चुके हैं, लेकिन जैसे ही ये मशीन आएगी इसका रेट ऑफ जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा है, वो कम से कम 5 से 4 मीटर 1 घंटे में करेगा। एक के बाद एक सामने आ रही चुनौतियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी आ रही है। बीते हुए रोज यानी 14 नवंबर की देर शाम बचाव कार्य के दौरान मलबा गिरने से भगदड़ मच गई। इसमें 2 मजदूर घायल भी हो गए। इस बीच सुरंग में पाइप डालते वक्त ड्रिलिंग मशीन में भी गड़बड़ी हुई और प्लेटफॉर्म भी टूट गया। इसका नतीजा ये हुआ कि घंटों तक राहत और बचाव का कार्य प्रभावित रहा। आपको ये सब बताते हुए हमारे मन में एक सवाल भी कौंध रहा है कि इस वक्त सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों पर क्या बीत रही होगी। 14 नवंबर को जानकारी आई थी कि फंसे मजदूरों में से 2 लोगों की तबीयत खराब है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से उन्हें दवाई उपलब्ध कराई गई। इस मुश्किल वक्त में कुछ इंच के व्यास वाले पाइप्स के जरिए मजदूरों तक खाना पानी कैसे पहुंच रहा है, अब ये समझिए। बचपन में बच्चों का खेल हम सब ने देखा है और आज वो तरीका यहाँ लाइफलाइन बन गया है। दरअसल मजदूर जो 50 मीटर दूर रेस्क्यू टीम से हैं, वो इस पाइप के पास आकर के अपनी बात कहते हैं और इनकी आवाज जब दूसरे छोर पर बैठे रेस्क्यू टीम सुनती है तो उनका संदेश उनके परिवार के लिए उनके घर वालों तक पहुंचाया जाता है और घर वालों का संदेश जो है उन 40 लोगों तक पहुंचाया जाता है जो वहां फंसे हुए हैं। आप समझिए कि कितना मुश्किल ऑपरेशन है कि एक 50 मीटर कुछ इंच व्यास वाली ये पाइप जो है लाइफलाइन है। कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ यही एक पाइप है, इस पार से बोलना, दूसरी पार से सुनना और इसी तरह से उनका हौसला बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक बार उम्मीद और हौसला टूटा तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन उतना मदद नहीं कर सकता और इसीलिए उनका हौसला भी जीवित रखने की कोशिश की जा रही है, उनको हिम्मत दी जा रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि वक्त काफी हो चुका है, बचाव की रफ्तार तकनीकों के चलते काफी कमजोर भी पड़ी क्योंकि आधुनिक मशीनें यहाँ पर नहीं थी, लेकिन इस अंधेरी गुफा में शायद ये एक अब तक का सबसे मुश्किल और दुर्गम ऑपरेशन होने वाला है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि बचाव कार्य में NDRF, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF और पुलिसकर्मियों की 200 से ज़्यादा लोगों की टीम मिलकर काम कर रही है। इसके अलावा दूसरे देशों से मदद लेने पर भी विचार किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम ने थाईलैंड की उस कंपनी से संपर्क किया है जिसने साल 2018 में थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को निकाल दिया था। रेस्क्यू टीम ने उस कंपनी से भी संपर्क किया है जिसने साल 2018 में थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को बाहर निकाला था। इसके अलावा नॉर्वे की एक एजेंसी से भी संपर्क किया गया है जिससे सुरंग के भीतर ऑपरेशन में विशेष सुझाव लिए जा सकें। इस हादसे के बारे में हमने 13 नवंबर के बुलेटिन में भी आपसे बात की थी। हमने बताया था कि इस सुरंग का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। हमने कई दूसरी जानकारियां भी साझा की थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए। बुलेटिन की दूसरी बड़ी खबर पर हम आए उससे पहले एक दुखद अपडेट हम आपको देना चाहते हैं। आज 15 नवंबर की सुबह जम्मू कश्मीर के डोडा के अस्सार इलाके में यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस में 40 से ज़्यादा लोग सवार थे। बुलेटिन शूट होते वक्त मृतकों की संख्या 37 तक पहुंच गई है। अब चलते हैं एक ज़रूरी खबर की तरफ। हाल में अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन को लेकर एक रिपोर्ट आई थी। भारत में ऑर्गन डोनेट करने वालों में 5 में से 4 महिलाएं हैं, 80%, जबकि इन ऑर्गन्स को पाने वालों में 5 में से 4 पुरुष हैं। यानी वहाँ भी 80% लोग हैं लेने वाले जो पुरुष हैं, 80% महिलाएं डोनर्स हैं, 80% जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इन ऑर्गन्स को वो पुरुष हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के 26 सालों के डेटा का विश्लेषण किया गया है। 1995 से 2021 तक का ये डेटा है। पता चला है कि कुल 36,640 ट्रांसप्लांट ऑपरेशंस किए गए। इनमें 29,000 से अधिक पुरुषों के लिए और 6,945 ही ऑपरेशन महिलाओं के लिए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑर्गन डोनेट करने में महिलाओं और पुरुषों के बीच बड़ा अंतर आर्थिक और वित्तीय जिम्मेदारियों, सामाजिक दबाव आदि इत्यादि कारणों के चलते हैं। महिलाओं को हमेशा एक केयर टेकर के रूप में देखा जाता है। ज़्यादातर मामलों में पुरुषों को घर चलाने वाला माना जाता है। वो किसी भी तरह की सर्जरी से परहेज करना चाहते हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर दबाव के रूप में आ जाती है कि वो तो बाहर जा रहा है कमाने, तुम ऑर्गन दो।
हम सभी जानते हैं कि अंगदान करके हम किसी बीमार व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। दो तरह से अंगदान होते हैं, एक तो जीवित व्यक्ति कर सकते हैं और दूसरा मृत व्यक्ति के शरीर से दान हो सकता है। कोई व्यक्ति मौत से पहले अगर अपनी वसीयत में लिखवा दे कि वो अपने शरीर को डोनेट करेगा तो उसकी मौत के बाद अंग डोनेट कर दिए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं भी किया गया तो उस व्यक्ति के जो परिजन होते हैं उनकी इच्छा पर अंगदान किया जा सकता है मृत्यु के बाद। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगर अंगदान का फैसला लिया जाए तो 8 से 9 लोगों की जान बचाई जा सकती है, उनकी ज़िंदगी बदली जा सकती है। वहीं शरीर के कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जो जीवित व्यक्ति भी दान कर सकता है, जैसे कि आँख, किडनी, लिवर वगैरह, क्योंकि इंसान का काम तो एक आँख और एक किडनी से भी चल सकता है। लिवर दोबारा ग्रो कर जाता है। ऐसे में कई बार करीबियों के लिए एक आँख या एक किडनी लोग दान करते हैं। वही लिवर का एक छोटा हिस्सा काटकर ज़रूरतमंद की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है। पिछले कुछ सालों में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, इसलिए अब इस तरह की सर्जरीज काफ़ी आसान भी हो गई हैं। रिपोर्ट में 2021 में प्रकाशित एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल ट्रांसप्लांट जर्नल की रिसर्च का जिक्र है। इस रिसर्च का डेटा कहता है कि भारत में 80% जीवित डोनर महिलाएं हैं, ज़्यादातर पत्नियां या मां हैं। वहीं 80% अंग पाने वाले पुरुष हैं। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में एक अस्पताल का उदाहरण भी दिया है। पुणे के DY पाटिल मेडिकल कॉलेज अस्पताल और रिसर्च सेंटर की एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि वो पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हैं। उनकी नज़र में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब एक पति ने अपनी पत्नी के लिए ऑर्गन डोनेट किया था। वो बताती हैं कि आमतौर पर पत्नी, माँ या पिता अंग डोनेट करते हैं। इस नई रिपोर्ट में क्या खास बात है, इसे समझने के लिए हमने बात की NOTTO के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार से। NOTTO यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत सरकार की संस्था है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये ट्रेंड आजकल के ट्रेंड नहीं है, ये पुराना डाटा 1995 से लेकर के अभी तक का जो नोटो के पास कंपाइल था उसको देख करके मतलब ये एक है कि अगर हम ट्रांसप्लांट जिनके हुए हैं उनका कंबाइंड डाटा 2021 तक का डाटा जो जिसको नोटो की साइट से कोट किया जा रहा है, उसमें यह है कि जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है उसमें से लगभग 80% ट्रांसप्लांट मेल्स के हुए हैं और 20% ट्रांसप्लांट फीमेल्स के हुए हैं। अब इसके एक तो ये है कि ये डाटा कंप्लीट नहीं है, सारे जगह से डाटा कंप्लीट आया नहीं है, तो जिन लोगों ने रिपोर्ट किया वो है। दूसरी चीज ये है कि ट्रांसप्लांट के लिए मेल्स का करवा रहे हैं, फीमेल्स का नहीं करवा रहे हैं। इसके और भी रीजन, कई सारे और फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि फीमेल्स में बीमारियां ही नहीं, सपोज ऑर्गन फेलियर की उतनी हो रही हैं जितने की मेल्स में हो रही हैं, ये एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा ये है कि जो ट्रांसप्लांट जिनका हो पा रहा है, अब उसमें डोनेशन कौन कर रहा है वो डाटा में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो सिर्फ जो डाटा नोटो के पास जो दिखाया गया है कि ट्रांसप्लांट जो है, और ये एक फैक्ट है, हमारे एक सामाजिक सच्चाई है कि जो मेल मेंबर्स अभी भी जो है वो मोस्ट ऑफ द जो फैमिलीज हमारे रूरल बैकग्राउंड में है या जो इवन टाउन्स में है, वहाँ पे एक अर्निंग मेंबर के रूप में जिनको देखा जाता है, तो उसको थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान ज्यादा रहता है कि उसका इलाज पहले होना चाहिए। एक डेफिनेटली इसकी तरफ एक ये सामाजिक एक तरह से एक सोशल इशू है जो कि कंट्री में है। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ मेल्स का ही ट्रांसप्लांट हो रहा है या फीमेल्स का नहीं हो रहा है या फीमेल ही डोनेट कर रही हैं मेल नहीं कर रहे, तो ये एक इंटरप्रेट करना इसको पुराने डाटा के बेसिस पे वो ठीक नहीं है, और अभी ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने भी अक्टूबर 2018 में इसी तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें RTI के जरिए 5 जगहों से 2008 से लेकर 2017 तक का डेटा इकट्ठा किया गया था। तब भी पता चला था कि किडनी डोनेट करने वालों में महिलाओं की संख्या 74% है। अखबार ने कई और देशों के बारे में जानकारी दी थी जहां इसी तरह का ट्रेंड था। अमेरिका में 62% किडनी डोनेट करने वाली महिलाएं ही थी। वहां भी अंग पाने वाली महिलाओं की संख्या कम ही थी। जैसे लिवर पाने वालों में 35% और किडनी ट्रांसप्लांट में 39% महिलाएं रिसीवर थीं। ये सही है कि महिलाओं को हमेशा केयर गिवर के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब उनकी केयर की बात आती है, उन्हें केयर देने की बात आती है कि हम उनकी परवाह करें, रूढ़िवादी रवैया अपनाते हुए
हम आगे बढ़ते रहते हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की 2020 की रिपोर्ट घरेलू औरतों पर ही फोकस थी। ऐसी महिलाएं जो अपने घर संभालती हैं, परिवार का ख्याल रखती हैं। रिपोर्ट में उन महिलाओं की स्थिति पर डिटेल में बात की गई थी जो घर की देखभाल, परिवार वालों का ख्याल रखने आदि में अपनी उम्र खपा देती हैं, लेकिन उन्हें उसका मेहनताना नहीं मिलता। ये औरतें हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे ज़रूरी भूमिकाएं निभाती हैं। टिफ़िन नहीं होगा तो क्या लेके जाओगे ऑफिस, इंजन का काम करती हैं घर के लिए, परिवार के लिए, लेकिन इनके योगदान को पूरी तरह नकार दिया जाता है, एक्नॉलेज नहीं किया जाता। हम वापस ऑर्गन डोनेशन पे आते हैं। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए, जाननी चाहिए। अंगदान से कई लाइलाज बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट फेल की लास्ट स्टेज, फेफड़ों की बीमारियाँ, आँखों की कुछ बड़ी बीमारियां जैसे पुतलियों के ख़राब होने के चलते अंधापन, अग्नाशय की बीमारी, जली हुई स्किन वगैरह। भारत सरकार ने फरवरी 1995 में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम पास किया था। इसके तहत अंगदान और ब्रेन डेथ को कानूनी वैधता प्रदान की गई। पिछले कुछ सालों में देश के भीतर अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन आज भी ये संख्या काफ़ी कम है। भारत में सुनिएगा 0.0001% से भी कम लोग अंगदान करते हैं। 0.0001% से भी कम, मतलब 10 लाख में से एक आदमी से भी कम लोग डोनेट करते हैं। 0.86 आ रहा है ये। प्रति 10 लाख की आबादी में से अमेरिका में 26 और स्पेन में 36 अंगदान होते हैं। कंपेयर करके देख लीजिए। एक गैर सरकारी संस्था ऑर्गन इंडिया के अनुसार भारत में हर साल 5 लाख लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, लेकिन ऑर्गन्स उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिकतर की मृत्यु हो जाती है। मरीजों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किडनी की है, करीब 2 लाख। इसके बाद 50,000 हार्ट्स और लिवर्स की ज़रूरत है। इसी तरह देश में हर साल 2 लाख आँखों यानी कॉर्निया की ज़रूरत होती है, लेकिन सिर्फ 4 में से 1 व्यक्ति को आँख मिल पाती है। कॉर्निया आँखों की सबसे आगे वाली परत को कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होती है। इसमें खराबी आने के कारण आँखों की रोशनी चली जाती है या कुछ लोगों में एकदम कम हो जाती है। इसे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के ज़रिए लेकिन ठीक किया जा सकता है। ये डेटा हमने आपको बताया ताकि आप गंभीरता को समझ सके, चाहे आँखें हों, किडनी हो या लिवर। मिथकों के कारण कई मरीज ठीक नहीं हो पाते लोग अंगदान करने से, क्योंकि डरते हैं। जैसे लिवर डोनेट करने को लेकर एक मिथक है कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ या डोनर को कोई दिक्कत हो जाएगी। एक और मिथक है कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ ज़्यादा समय तक जीता नहीं है, जबकि डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद डोनर और मरीज़ दोनों सुरक्षित होते हैं। ऐसे ही शरीर के दूसरे अंगों को लेकर भी है। मृतक डोनर्स को लेकर भी धार्मिक मान्यताएँ बाधा बन जाती हैं। कई बार लोग पसंद नहीं करते हैं कि उनके नियर एंड डियर वंस जिनका देहांत हो गया उनके शरीर से कोई अंग निकाला जाए। अंगदान को लेकर मिथक दूर करना क्यों जरूरी है, बता रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार। आप सुन लीजिए। एज ए लिविंग पर्सन जब जीवित आदमी है तो वो सिर्फ या तो एक किडनी दान कर सकता है अपनी, या अपना लिवर का कुछ हिस्सा दान कर सकता है। तो एज ए लिविंग पर्सन वो भी 18 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति ही ये एज ए लिविंग डोनर दान कर सकता है। जो डेथ के बाद डोनेट करते हैं वो किसी भी उम्र का व्यक्ति दान कर सकता है, और डेथ के बाद डोनेशन को ही हम लोग नोटों की तरफ से प्रमोट करते हैं कि मृत्यु के बाद आप दान के लिए आगे आएं। और उसमें ये है कि एक व्यक्ति जो मृत्यु के बाद जो लगभग 8 से 9 लोगों की जान बचा सकता है, जिसमें कि वो 2 किडनी दान कर सकते हैं, 1 लिवर दान कर सकता है, 1 हार्ट, 2 लंग्स, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज। तो ये सारे लाइफ सेविंग ऑर्गन्स हैं। तो इनसे इनके बिना जीवन चलता नहीं है। तो जिसको भी ये ऑर्गन्स मिलते हैं तो उनके इतने लोगों की जान तक बच सकते हैं। इसके अलावा टिश्यूज दान करके, जैसे कि कॉर्निया है, हार्ट वेल्व्स हैं, और बोन्स हैं, और स्किन है, ये दान करके और बहुत से लोगों की जिंदगी सुधारी जा सकती है। तो उसकी जो लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये दोनों ही तरह के दान मृत्यु के बाद आराम से हो जाते हैं। टिश्यूज तो 6 घंटे तक भी दान किए जा सकते हैं, लेकिन ऑर्गन डोनेशन जो है वो एक अस्पताल के अंदर जब पेशेंट ब्रेन डेड हो जाता है आईसीयू के अंदर, और वो एक सपोर्ट सिस्टम पे ऑलरेडी होता है, तो ब्रेन डेथ होने के बाद उसके हार्ट रुकने के बीच तक कि जो एक पीरियड है, उसके बीच में अगर परिवार एग्री हो जाता है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जब ब्रेन स्टेम डेथ हो चुकी है, उसका जो मस्तिष्क है मृत्यु हो चुकी है, तो मस्तिष्क की जो मृत्यु के बाद उसके दिल के रुकने के बीच में जो समय होता है, तो उस समय अगर फैमिली को काउंसिल किया जाता है अस्पताल की तरफ से,
डॉक्टर्स उनको बताते हैं, पूछते हैं कि आप दान करना चाहेंगे, तो उसको उस समय एक अपॉर्चुनिटी है कि ऑर्गन डोनेशन करवाया जाए। और वो ऑर्गन डोनेशन के लिए अगर परिवार तैयार होता है तभी हो पाता है, वैसे नहीं हो पाएगा जब तक कि कंसेंट नहीं होगा फैमिली का। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अंगदान के जरिए कई लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं, इसलिए आप भी दूसरों को इसके प्रति जागरूक कीजिए। ऐसा करने से सिर्फ अपनों की नहीं बल्कि किसी भी ज़रूरतमंद को आप एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक था। अब आपको बताते हैं, आपसे करते हैं रादर उम्मीद की बात। विराट कोहली ने आज सचिन के 2 और रिकॉर्ड्स को तोड़ा। वनडे में सचिन के 39 शतक थे, आज कोहली ने 50वां शतक लगा दिया। इसी तरह एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन के नाम था। 2003 वाले वर्ल्ड कप में उन्होंने 673 रन्स बनाए थे। विराट ने वनडे वर्ल्ड कप में 711 बना लिए। माने बेस्ट से भी आगे जाने का स्कोप हमेशा होता है, बस मेहनत और लगन आपको चाहिए। इसी नोट पे दी ललन टॉप की इस किश्त को हम यहाँ पे ही ख़त्म कर रहे हैं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।